वेलकम बैक इन इंस्टीट्यूट गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, मैंने कल जैव प्रक्रम, ठीक है, और जैव प्रक्रम के बारे में बताया था, ठीक है, और सजीव तथा निर्जीव के बारे में बताया। ध्यान रखिएगा, अगली जो एनसीईआरटी की हेडिंग है वो है बेटा पोषण। क्या है भाई? पोषण। तो ध्यान रखिएगा, पोषण समझेंगे और पोषण किसे कहते हैं, फिर इसके बाद काफी अच्छी सारी चीजें समझेंगे। जब एक बार आप मन लगाकर समझेंगे तो बिल्कुल आएगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है पोषण किसे कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पोषण किसे कहते हैं तो ध्यान रखिएगा, पोषण की सबसे पहले अंग्रेजी क्या होती है, तो वो होती है बेटा न्यूट्रिएशन। क्या होती है बेटा? न्यूट्रिएशन। न्यूट्रिएशन का मतलब क्या होता है? पोषण। न्यूट्रिएशन का मतलब क्या होता है भाई? पोषण होता है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि जीवों को अपना जीवन चक्र, बात समझिएगा, समझते चलिएगा। कह रहा है कि जीवों को, यानी जितने भी जीव हैं, जीवों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। मतलब समझिएगा कि अगर किसी को जीवन यापन करना है तो हमें कुछ ना कुछ पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिनके द्वारा हमारे शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है, यानी हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण होता है। और हमारे देखिएगा, जो मनुष्य है वह कहीं ना कहीं एक कोशिका से बना है। पहले एक कोशिका, फिर धीरे धीरे कर करके बहुत सारी कोशिकाएं क्या करते हैं? एक मानव शरीर का निर्माण करती हैं। तो ठीक है, उसी प्रकार कह रहे पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। वास्तविकता में हमें पोषक पदार्थों की क्या होती है? आवश्यकता। कह रहा जीवन चक्र, अगर मुझे पूरा जीवन यापन करना है तो कहीं ना कहीं मुझे भोजन की आवश्यकता है ना। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं वह कहीं ना कहीं किससे मिलते हैं? भोजन से मिलते हैं। बिल्कुल, भोजन पूरा का पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। भोजन में क्या पाया जाता है, हमारे शरीर को कितने भोजन की आवश्यकता है, बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, हमारी हेडिंग क्या है? पोषण। अभी मैंने क्या बताया कि जीवों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व या पोषक पदार्थ प्राप्त करने की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। यानी जीवों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? पोषण कहलाती है। यानी जितना भी हमारा भोजन होता है उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है बेटा? पोषण कहलाती है। ये मनुष्य में ही बस निर्धारित नहीं है, यह हर एक जीव की मैं बात कर रहा हूं। यहां तक कि गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी सब की बात कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, यहां तक कि पेड़ पौधे की भी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो पोषण किसे कहते हैं? जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, प्राप्त करने की जो प्रक्रिया या प्राप्त करने की जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है भाई? तो पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण। ध्यान रखिएगा, अब पोषण के अंतर्गत ही भोजन की आवश्यकता क्या है, यानी हमारे शरीर को भोजन की क्या आवश्यकता है, यानी एक जीव को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ऊर्जा स्रोत। भाई ऊर्जा स्रोत की बात करें तो जितने भी पदार्थ हमें क्या प्रदान करते हैं भाई? जितने भी पदार्थ हमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं भाई? ऊर्जा प्राप्त कराते हैं। तो ऊर्जा स्रोत अर्थात जो कार्य करने के लिए बेटा, कुछ ना कुछ क्या करने के लिए? कार्य करने के लिए। ठीक है, कार्य करने के लिए, यानी जितने भी दैनिक कार्य होते हैं या जितने भी जैविक कार्य होते हैं, सब कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा स्रोत। शरीर में वृद्धि, यानी ऊर्जा स्रोत का मतलब समझ में आया ना, ऊर्जा कहीं ना कहीं प्राप्त होती है। शरीर में वृद्धि, बिल्कुल, शरीर में वृद्धि। देखिएगा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कहीं ना कहीं, कुछ ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में क्या करते हैं? ग्रोथ, यानी ग्रोथ का मतलब क्या? वृद्धि करते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या कि जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। क्या करते हैं भाई? बढ़ाते हैं। बात समझ में आई? यहां पर एक पॉइंट आ गया, समझिएगा, यहां पर एक पॉइंट आ गया। कह रहा है कि शरीर में वृद्धि। क्या कह रहा है भाई? शरीर में वृद्धि। ठीक है, बात समझिएगा, शरीर में वृद्धि। अब देखिएगा, शरीर में कई प्रकार से वृद्धि होती है। मतलब समझिएगा, जैसे कि वृद्धि होने का मतलब क्या कि कोई बच्चा पहले बहुत छोटा होता है, यानी जब जन्म होता है तो छोटा होता है, फिर धीरे धीरे
क्या होता है भाई, विकास होता है। तो कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या होता है, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे मिलती हैं, एक दूसरे के साथ सम्मिलित होती हैं और फिर एक बड़ी संरचना का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। मतलब जैसे एक छोटा सा पॉइंट है कि सबसे पहले बच्चे को एक छोटी सी लाइन सिखाई जाती है कि बेटा ऐसे बनानी है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी हार्मोन होते हैं, वो उत्तेजित करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, अब यदि वो कैसे करता है तो कहीं ना कहीं वो किससे, भोजन के जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं उनके द्वारा करता है। बात समझ में आई। कह रहा है रोगों से रक्षा। अब भाई रोगों से रक्षा की बात की जाए तो रोगों से रक्षा मतलब समझिएगा, जो बीमार होते हैं, जैसे लोग बीमार होते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम अच्छे पोषक तत्वों का सेवन करते हैं तो हमारी जो प्रतिरक्षा यानी इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो हमारा मजबूत रहेगा। अगर हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है तो हम क्या कर सकते हैं, रोगों से लड़ सकते हैं। मतलब समझिएगा, यानी इम्यून सिस्टम यदि हमारा अच्छा है तो हम रोगों से क्या कर सकते हैं बेटा, लड़ सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या कि जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कोरोना है, अगर इम्यूनिटी मेरी ज्यादा है तो मैं कोरोना से क्या कर सकता हूं, बिल्कुल लड़ सकता हूं, ठीक है। और बिल्कुल लड़ेंगे। अगर देखिएगा इसमें कोई नहीं, वो बात नहीं है, ठीक है। बीमारी है, किसी को भी हो सकती है और उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और लोगों का हौसला बनाना चाहिए, ठीक है। यानी उसको और उत्तेजित करना चाहिए, यानी डटकर सामना करना चाहिए उसका, ठीक है, ना कि भागना चाहिए। अगला कह रहा है बेटा शरीर में टूट फूट की मरम्मत। अरे भाई अगर किसी चीज का निर्माण हुआ है तो उसका विनाश भी निश्चित है। मतलब समझिएगा, तो कह रहा है टूट फूट की मरम्मत। तो हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर की जितनी भी क्या है कोशिकाएं हैं, उनका अगर निर्माण भी हुआ है तो उनका विनाश भी क्या है बेटा, निश्चित होता है। तो उनका विनाश भी क्या होता है बेटा, निश्चित होता है। परंतु उनकी मरम्मत भी होती है शरीर के अंदर। तो वही चीज कह रहा है शरीर में टूट फूट की मरम्मत। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बता दूं। पॉइंट क्या है बेटा, जैसे जो हमारी अस्थि कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी क्या है भाई, अस्थि कोशिकाएं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी अस्थि कोशिकाएं हैं, तो हमारी अस्थि कोशिकाएं बेटा लगभग 15 से 20 वर्ष तक जीवित रहती हैं। कितने, 15 से 20 वर्ष तक। बात समझिएगा, जो हमारी अस्थि कोशिकाएं होती हैं ये 15 से 20 वर्ष तक, यानी एक अस्थि कोशिका लगभग 15 से 20 वर्ष तक जीती है। इसी प्रकार बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा और बता दे रहा हूं, श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, श्वेत रक्त कोशिका की बात करें तो श्वेत रक्त कोशिका का जो जीवन काल होता है वो ध्यान रखिएगा 4 महीने का होता है। कितने महीने का होता है, तो ध्यान रखिएगा 4 महीने का होता है। 4 महीने का मतलब श्वेत रक्त कोशिका का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। क्या होता है भाई, 120 दिन होता है। बात समझिएगा। इसके बाद जो हमारी त्वचा कोशिका होती है, क्या होती है भाई, जो हमारी त्वचा कोशिका होती है, तो हमारी त्वचा कोशिका, ठीक है, त्वचा कोशिका जो होती है वो लगभग बेटा 3 सप्ताह तक, कितना, 3 सप्ताह तक जीवित रहती है। मतलब समझिएगा 3 सप्ताह तक कैसे, देखो हमारी कभी कभी क्या होती है, हर 3 सप्ताह के अंदर ही हमारी जो हथेली होती है उसकी त्वचा क्या हो जाती है, अपने आप निकल जाती है हमारे पैरों। और देखो जब हम स्नान करते हैं तो एक प्रकार से जितना भी डेड स्किन रहता है, मतलब समझिएगा जितनी भी मरी हुई त्वचा रहती है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है, हमको पता ही नहीं चलता। बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा कौन सी कोशिका जीवित रहती है, तो ध्यान रखिएगा तंत्रिका कोशिका। कौन सी भाई, तंत्रिका कोशिका। मतलब समझिएगा जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है इसका जीवन काल मृत्यु तक, यानी अंतिम समय तक रहता है। कब तक रहता है भाई, अंतिम समय तक रहता है। जो हमारी कौन सी भाई, तंत्रिका कोशिका। मतलब तंत्रिका कोशिका का मतलब समझिएगा जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, क्या होता है बेटा, जो मैसेज को क्या करते हैं, भेजते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मेरे सुई चुभाई गई, परंतु दर्द कहाँ से हमको महसूस हुआ, ठीक है, यानी कैसे पता चला, जब मैं चिल्लाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ चुभ हो रहे हैं तो इसको चिल्लाना चाहिए ना, ये क्या करता है, मैसेज भेजता है, मैसेज पहुंचा, ठीक है, मस्तिष्क में, और फिर मस्तिष्क प्रतिक्रिया दर्शाता है, ठीक है। हमारे पूरे शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। किसका नियम होता है बेटा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम
ठीक है, तो इतने पॉइंट समझ में आए। ठीक है, अब देखिएगा एक पॉइंट और समझ लीजिएगा, बहुत आता है कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन या न्यूक्लिक अम्ल व खनिज लवण क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। संतुलित भोजन किसे कहते हैं बेटा? जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन व न्यूक्लिक अम्ल व अन्य जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? वह लवण, खनिज लवण, वो जो मौजूद होते हैं, तो वही क्या कहलाता है बेटा? तो वही कहलाता है संतुलित भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? संतुलित भोजन कहलाता है। उसी के आगे देखिएगा, ठीक है, उसी के आगे भोजन के मुख्य घटक, बात समझिएगा, भोजन के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व, यानी कुछ ऐसे तत्व भोजन में होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। बात समझिएगा, कुछ ऐसे तत्व होते हैं भोजन में जो हमें क्या प्रदान करते हैं भाई? ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यहां पर मैं बता दूं, सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करने में, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करने में कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर दूसरे में ऊर्जा प्रदान करने में कौन है? तो ध्यान रखिएगा, नंबर दूसरे में ऊर्जा प्रदान करने में कौन है भाई? वसा। तो यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि भोजन के मुख्य घटक से यानी या ऊर्जा किनसे प्राप्त होती है, तो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स तथा किसके द्वारा बेटा? वसा के द्वारा, यानी फैट्स के द्वारा हमें क्या प्रदान होती है बेटा? ऊर्जा प्रदान होती है। बात समझिएगा, क्या प्रदान होती है? ऊर्जा। निर्माणकारी पोषक तत्व यानी निर्माणकारी, तो यानी निर्माण कौन कराता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन। कौन भाई? प्रोटीन्स। कौन भाई? प्रोटीन्स। ध्यान रखिएगा, जो प्रोटीन्स होती है वो क्या करती है भाई? पोषक तत्व, यानी जो निर्माणकारी पोषक तत्व है वो क्या करती है? वो प्रोटीन होती है। फिर से समझिएगा, निर्माणकारी पोषक तत्व वो प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन्स होते हैं। यानी जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? किसी ना किसी चीज का क्या करते हैं बेटा? निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? निर्माण करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? निर्माणकारी पोषक तत्व कहा जाता है। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्व, बात समझिएगा, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्व। तो प्रतिरक्षा कौन कौन प्रदान करता है? ये सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रतिरक्षा प्रदान करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कौन सा भाई? विटामिन। क्या भाई? विटामिन। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले कौन सा? विटामिन, यानी और इसके बाद दूसरा जो नंबर होता है वो होता है खनिज लवण। क्या होता है बेटा? खनिज लवण। तो ये क्या करते हैं? प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ना कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। बात समझिएगा, अगर आपसे ऑप्शन के रूप में पूछा जाए कि निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान करता है, तो ऑप्शन में या तो वसा होगा या क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। दो में से कोई भी एक होगा, तो आपको या हो सकता है दोनों। ठीक है, तो लगा देना है दोनों। समझ में है ना? ठीक है, अगर आपसे पूछे कि निर्माणकारी पोषक तत्व किसे कहा जाता है, तो वो क्या होता है बेटा? प्रोटीन्स होता है। अगर आपसे पूछे कि प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्व कौन से होते हैं, तो विटामिन या खनिज लवण होते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, अब आज से स्टार्ट कर, यानी अभी से तुरंत स्टार्ट करते हैं अब क्या? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी जो बचेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। पहले यार थोड़ा समझ लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, क्या होता है भाई? जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स कहीं ना कहीं, ठीक है, कार्बन बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स कहीं ना कहीं किसका? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन, फिर से समझिएगा, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है वह कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्या बेटा? और हाइड्रोजन। ठीक है, इन तीनों का मिश्रण होता है, यानी इन तीनों से मिलकर बना होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स किसका मिश्रण होता है, तो शॉर्टकट में इसको याद रख सकते हैं CHO। CHO का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमारा जो क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये किससे मिलकर बना होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी CHO से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो किससे मिलकर बना होता है बेटा? CHO से मिलकर बना होता है। अर्थात ये किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन का, हाइड्रोजन का और किसका? ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। अच्छा, एक पॉइंट और बता दें कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये दो भाग में बटा है।
कितने भागों में बेटा? 2। यानी जो हमारा क्या है कार्बोहाइड्रेट्स है, इसको बेटा 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं सरल हाइड्रोकार्बन, सरल हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और एक होता है बेटा जटिल, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। मतलब समझिएगा, एक होता है सरल हाइड्रोकार्बन और एक होता है भाई जटिल हाइड्रोकार्बन। क्या होता है भाई? एक सरल हाइड्रोकार्बन, एक क्या होता है बेटा? जटिल हाइड्रोकार्बन। अब समझ लीजिएगा, जो हमारा सरल हाइड्रोकार्बन होता है, क्या होता है बेटा? जो हमारा सरल हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है बेटा? तो वह है ग्लूकोज बेटा, ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ठीक है, और लैक्टोज, और बेटा सुक्रोज, सुक्रोज, ठीक है। इन सब का क्या होता है? एक प्रकार से मिश्रण होता है। यानी इसके अंदर क्या सरल हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज आते हैं। और एक चीज बता दें, यह गन्ना में काफी विलेय मात्रा में पाई जाती है। क्या बेटा? सरल जो हाइड्रोकार्बन होता है ये गन्ना में काफी विलेय मात्रा में पाया जाता है। किसमें बेटा? गन्ना में। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ये अगर पूछ ले कि ये क्या है, तो ये क्या है? आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये हमें क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। अच्छा, मैं इसका जीता जागता एक उदाहरण दे दूं। ग्लूकोज, जब किसी व्यक्ति के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर उसको DRS एक घोल आता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो दरअसल एक प्रकार का ग्लूकोज का पाउडर ही रहता है, ठीक है। वो आपको डालकर पिलाया जाता है। उसमें ग्लूकोज के रूप में क्या रहती है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या प्रदान करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए किसी व्यक्ति को क्या हो रही थी? ओमिटिंग का मतलब क्या? उल्टी हो रही थी। तो उल्टी कर करके उसकी पूरी ऊर्जा क्या हो गई? सब निकल गई। सब ऊर्जा क्या हो गई बेटा? निकल गई। अब सब ऊर्जा निकल गई तो बेचारा बैठा है चुपचाप, किसी से कोई मतलब नहीं, खट्टा खट्टा मुंह बनाए, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करता है? तुरंत उसको कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट जैसे उठ पाता है तो फिर थोड़ा चलने लगता है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो वही चीज है, ग्लूकोज कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बेटा? ऊर्जा, ठीक है। अगर मेरे अंदर ऊर्जा ना हो तो मैं क्या पढ़ा सकता हूं? नहीं। तो कहीं ना कहीं मैंने, ठीक है, किसका? पोषक तत्व ग्रहण किए, और पोषक तत्व में कहीं ना कहीं मैंने क्या? कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन किया, ठीक है। इसीलिए मेरे अंदर क्या है? ऊर्जा है। बात समझ में आई? ठीक है। ऊर्जा ना होती तो मरे मरे ऐसे पढ़ाते तो मतलब क्या होता? ठीक है, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान से। अब जटिल हाइड्रोकार्बन की बात करें तो जटिल हाइड्रोकार्बन में अरबी नाम सुना है ना? अरबी, ठीक है, यानी जिसको अपनी यानी देहात की भाषा में घुइयां बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? घुइयां। तो यानी कहने का मतलब क्या? जटिल हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स तत्व या ऐसे हाइड्रोकार्बन जो आसानी से टूटते नहीं हैं, यानी जो आसानी से विलय नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? जटिल हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और सरल हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई? ग्लूकोज है, ठीक है, नींबू ग्लूकोज आता है, ठीक है, सफेद सफेद रहता है, उसको मुंह में डालो, पिघलाने की जरूरत नहीं हो, पहले ही पिघल जाता है, समझ में आया ना, ठीक है। इसी प्रकार अब धीरे धीरे अब इन सब के बारे में मैं कल आपको बता दूंगा कि ग्लूकोज क्या है, कहां से प्राप्त होती है, फ्रैक्टोज क्या है, फ्रूट से प्राप्त होती है, मैं बता दूं, ठीक है, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या अन्य जितनी भी शर्कराएं हैं। तो कल आपका जो टॉपिक रहेगा यानी नेक्स्ट वीडियो में वो रहेगा शर्करा। क्या रहेगा भाई? शर्करा। तो आप कल पढ़ेंगे शर्करा के बारे में, इसके बाद वसा के बारे में, इसके बाद प्रोटीन्स के बारे में, इसके बाद विटामिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों? प्रतिरक्षा, ठीक है, कोरोना से लड़कर दिखाएंगे, ठीक है, कब? जब अच्छी विटामिन का सेवन करेंगे। विटामिन सी का ज्यादा सेवन करिए, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात खट्टे पदार्थ, समझ में है ना, उनका सेवन ज्यादा करिए। वो क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को थोड़ा ज्यादा पावरफुल करते हैं, समझ में आया ना, ठीक है। चलिए भाई।